Hello, champs. I am Satyam, your educator. This is a brief introduction about myself. I have graduated from DU in Economic Honors from with First Division and currently pursuing Masters, a student of Economics, Geography, Pol Science, and Anthropology. As I have a keen interest in these subjects. I have a teaching experience of 5 years. I believe that education is the best way to enlighten young minds and can be imparted in good environment. Also, we have a quote for today that courage is of no value unless accompanied by justice. It is given by Plato. It means कि अगर आपके पास करेज है यानी आपके पास खड़े होने की शक्ति है यानी आप किसी के खिलाफ आवाज़ उठा सकते हैं, बट आपके पास जस्टिस नहीं है यानी आपको सही और गलत, राइट और रॉन्ग के बीच में डिफरेंस नहीं है, सो ऐसे करेज का कोई मतलब नहीं है. ठीक है. और अगर आपके पास जस्टिस है यानी आप सही और गलत के लिए आपकी पहचान है, आपको पहचान है उस चीज़ की, बट आपके पास करेज ही नहीं है उसके खिलाफ बोलने की, सो भी उसका कोई मतलब नहीं है. आपके पास करेज भी होनी चाहिए, आपके पास जस्टिस भी होनी चाहिए, तो ही इसका कुछ फ़ायदा होगा. उसका प्राइम एग्जांपल है जिसके पास करेज भी थी एंड जस्टिस भी था, वो थे हमारे भगत सिंह जी. ओके. सो इन्होंने ब्रिटिश के खिलाफ करेज दिखाया, खड़े होने की शक्ति दिखाई एंड उनको सही और गलत की पहचान भी थी. सो आज के अपने टॉपिक पे वापस आते हैं एंड आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है बैंकिंग एंड इट इज़ चैप्टर 6 ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स. सो बैंकिंग को स्टार्ट करने से पहले हम ये समझते हैं कि कमर्शियल बैंक्स क्या होते हैं. हम काफ़ी बार नाम सुनते हैं कमर्शियल बैंक्स का. तो कमर्शियल बैंक्स का फंक्शन क्या होता है? Commercial bank is an institution which perform the functions of accepting deposits, granting loans and making investment with the aim of earning profit. तो यहाँ पे 3 चीज़ें हमने देखी कि क्या कमर्शियल बैंक का फंक्शन होता है. पहला फंक्शन है एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, यानी कि लोगों से पैसे लेना, डिपॉजिट्स को लेना जो लोग जमा करा रहे हैं, फिर उनको लोन के तौर पे ग्रांट करना, ठीक है, बोरोवर्स को, और इन्वेस्टमेंट करना विद द एम ऑफ अर्निंग प्रॉफिट. बिकॉज अगर कमर्शियल बैंक्स को लॉन्ग टर्म के लिए चलना है तो उनको प्रॉफिट अर्निंग का एक पर्पस होना चाहिए, ठीक है, अदरवाइज़ वो बंद हो जाएंगे. तो प्रॉफिट अर्निंग भी उनका एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है. जैसे कि कमर्शियल बैंक के एग्जांपल्स हो गए SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, HDFC, PNB, बैंक ऑफ बड़ौदा एट्सेट्रा. दीज आर प्राइम एग्जाम्पल्स ऑफ कमर्शियल बैंक इन इंडिया. So there are 2 functions of commercial bank. First is accepting deposits and second is advancing loans. Accepting deposit. The main kinds of deposits are, there are various kinds of deposit and first is current account or demand deposit. करंट अकाउंट हमने काफ़ी बार सुना होगा अपने डे टू डे लाइफ में कि जो बिजनेसमैन होते हैं वो करंट अकाउंट यूजुअली खुलवाते हैं बिकॉज उनको डे टू डे ट्रांजेक्शन करने के लिए कभी भी पैसे की ज़रूरत पड़ सकती है, तो डिमांड कर सकते हैं वो. तो इस वजह से जो बैंक होता है उनका पैसा इस तरीके से सेव करके रखता है कि जब भी वो डिमांड करे उनको लिक्विडिटी प्रोवाइड हो जाए कैश की. सो दीज डिपॉजिट्स रेफर टू दोज डिपॉजिट्स विच आर रीपेबल बाय बैंक्स ऑन डिमांड, यानी जब भी बोरोवर डिमांड करेगा उनको वो पैसे मिल जाए. Such deposits are generally maintained by the businessman with the intention of making transaction with such deposits. Okay? And generally interest rate नहीं होता करंट अकाउंट में, कोई इंटरेस्ट रेट नहीं मिलता बैंक की तरफ से जिसने अपने पैसे जमा कराएं, डिपॉजिट कराएं, बिकॉज यहाँ पे कोई श्योरिटी नहीं कि कब वो आके अपने पैसे को मांग ले वापस, डिमांड कर ले वापस, ठीक है. तो बैंक इन्वेस्ट नहीं करता है ऐसे पैसे को, ज़्यादातर केसेस में इसको सेव करके रखता है ताकि जब भी जो डिपॉजिटर है वो अपने पैसे को मांगे तो हम बैंक को ईजिली उसको रीपे कर पाए, ठीक है. और ऑल्सो यहाँ पे चेकबुक एक इशू होती है जिसके थ्रू जो डिपॉजिटर है वो अपने पैसे को विड्रॉ कर सकता है. सेकंड केस है हमारा फिक्स्ड डिपॉजिट और टाइम डिपॉजिट भी कहते हैं इसको. रेफ़र करता है दोज डिपॉजिट्स इन विच द अमाउंट इज़ डिपॉजिटेड विद बैंक फॉर अ फिक्स पीरियड ऑफ टाइम. इट मीन्स कि एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के लिए जो हमारा डिपॉजिट है वो बैंक के पास सेव रहता है. इसके ऊपर अच्छा खासा इंटरेस्ट रेट देता है बैंक, यानी सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट रेट जो मिलता है बैंक देता है वो फिक्स डिपॉजिट के ऊपर ही देता है. और टाइम डिपॉजिट बिकॉज यहाँ पे बैंक के पास एक श्योरिटी होती है कि हाँ इतने टाइम के लिए हमारे पास ये डिपॉजिट रहेगा और इसकी डिमांड नहीं करेगा डिपॉजिटर, तो वो इन्वेस्ट करते हैं अच्छी जगह पे, ठीक है. वहाँ से उनको ज़्यादा इंटरेस्ट प्रॉफिट होता है और इस वजह से वो ज़्यादा इंटरेस्ट प्रोवाइड करते हैं. सच डिपॉजिट डू नॉट इन्जॉय चेकेबल फैसिलिटी. चेक की फैसिलिटी नहीं होती बिकॉज विड्रॉ करना थोड़ा सा
मुश्किल होता है इसमें, ठीक है। एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है, चाहे 1 साल हो गया, चाहे 2 साल, चाहे 3 साल, एंड मैक्सिमम कुछ कितने भी ईयर्स हो सकते हैं। थर्ड हमारा है सेविंग डिपॉजिट। हम ज़्यादातर लोग जो कॉमन पीपल हैं, ठीक है, वो सेविंग डिपॉजिट खुलवाते हैं बिकॉज हमको इंटरेस्ट रेट भी अर्न करना होता है और अपनी डिमांड डिपॉजिट का तौर पे एक फंक्शन भी चाहिए होता है कि हम जब पैसे निकालना चाहें तो निकाल सकें। और हमारा एक पर्पस और होता है कि हम ज़्यादा पैसे फालतू खर्च ना करें, इसलिए सेव करके रखते हैं बैंक में। और चौथा फंक्शन ये भी होता है कि हम सेफ्टी चाहते हैं अपने पैसे की, तो बैंक एक सेफ्टी प्रोवाइडर है हमारे पैसे का। तो दीज डिपॉजिट्स कंबाइन फीचर्स ऑफ बोथ करंट अकाउंट डिपॉजिट्स एंड फिक्स्ड डिपॉजिट। बिकॉज करंट अकाउंट के केस में हमें चेक की फैसिलिटी मिल जाती है कि हम जब भी चाहें अपना पैसा निकाल सकते हैं, और फिक्स्ड डिपॉजिट के केस में हम इंटरेस्ट रेट अच्छा अर्न कर पाते हैं थोड़ा बहुत। तो ये इन दोनों का ही एक कॉम्बिनेशन है। सो दीज डिपॉजिट्स आर गिवन चेक फैसिलिटी टू विड्रॉ मनी फ्रॉम देयर अकाउंट, ठीक है, पैसे निकालने के लिए चेक की फैसिलिटी होती है, बट सब रिस्ट्रिक्शंस होती हैं बिकॉज ये सेविंग अकाउंट है, ठीक है, ये हमारा करंट अकाउंट तो है नहीं। तो रिस्ट्रिक्शंस क्या होती हैं, आर इम्पोज नंबर, ठीक है, एन अमाउंट ऑफ विड्रॉ, से कितना हम पैसा निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर हमारे पास हमारे अकाउंट में 1 लाख रुपीज़ है, ठीक है, लेट सपोज 1 लाख है, तो हमारे पास मान लीजिए लिमिट है 50,000 की 1 डे में, ठीक है, यानी एक दिन में हम 50,000 रुपीज़ निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये रिस्ट्रिक्शन हो गई, ठीक है। और विड्रॉल कितने नंबर ऑफ विड्रॉल हो सकते हैं, यानी हमारे पास 1 या 2 विड्रॉल ही हो सकते हैं, ठीक है। सो इन ऑर्डर टू डिस्करेज फ्रीक्वेंट यूज ऑफ सेविंग डिपॉजिट्स, ठीक है, they carry the carry interest rate which is less than the interest rate of fixed deposit, because fixed deposit एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए सेव रहता है बैंक के पास, तो वो इन्वेस्ट कर पाते हैं और वहाँ से जो इंटरेस्ट रेट है वो ज़्यादा दे पाते हैं। बट सेविंग डिपॉजिट के केस में क्या है, इंटरेस्ट रेट कम मिलता है फिक्स्ड डिपॉजिट से, बिकॉज सेविंग डिपॉजिट में एक बैंक को ये श्योरिटी नहीं होती ना कि ये लॉन्ग टर्म के लिए रहेगा हमारे पास। उनको ये होता है कि अगर उन्होंने विड्रॉ करना चाहा तो हमें देना पड़ेगा, रीपे करना पड़ेगा, इसलिए इंटरेस्ट रेट थोड़ा सा कम होता है फिक्स्ड डिपॉजिट केस से, ठीक है। सेकंड फंक्शन जो बैंक का है वो है एडवांसिंग ऑफ लोन्स, कमर्शियल बैंक्स का एडवांस ऑफ लोन, यानी कि देखिए बैंक अपना पैसा कहाँ से कमाता है, बैंक पैसा कमाता है लोन दे के, ठीक है। जो डिपॉजिटर डिपॉजिट करता है ना बैंक में पैसा, उसी पैसे को वो लोन के तौर पे घुमाता है इन द मार्केट, इन द इकोनॉमी, ठीक है, और वहीं से वो पैसे अर्न करता है, अपने इन्वेस्टमेंट से अर्न करता है और वापस डिपॉजिटर को देता है और अपने पास भी रखता है, ठीक है। तो डिपॉजिट रिसीव्ड बाय बैंक्स आर नॉट अलाउड टू रिमेन आइडल, ठीक है। ऐसा नहीं कि डिपॉजिट ले लिया और बैंक उसको रख के बैठा हुआ है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता, वो अपने पास रख के नहीं बैठता। आफ्टर कीपिंग सर्टेन कैश रिजर्व, ठीक है, सेंट्रल बैंक का एक रूल है कि कुछ कैश रिजर्व्स रखने होते हैं, यानी रिजर्व का मतलब संभाल के कुछ पैसा अलग से रख दो, ठीक है, चाहे सेंट्रल बैंक के पास रख दो चाहे अपने पास रख दो। वो केसेस को हम डिस्कस करेंगे सेंट्रल बैंक वाले केस में, जिसमें CRR SLR ये सब चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो बैंक का क्या होता है ना कि वो कुछ कैश के तौर पे ना रिजर्व के तौर पे कैश ना संभाल के रख देता है, ठीक है। बैलेंस जो होता है ना, जो बचा कुचा पैसा होता है, गिवन द नीडी बोरोवर, जो जिनको ज़रूरत है उनको पैसे देते हैं, एज अ लोन देते हैं और उस पर इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, उनसे पैसा चार्ज करते हैं जो को लोन दे रहे हैं वो लोग, ठीक है। विच इज़ द मेन सोर्स ऑफ इनकम फॉर दिस बैंक्स। तो बैंक्स के लिए मेन सोर्स ऑफ इनकम जो है इंटरेस्ट इनकम होती है। अब हमने ये पढ़ लिया कि व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक, बट व्हाट इज़ मनी क्रिएशन एंड क्रेडिट क्रिएशन। मनी क्रिएशन क्या है, क्रेडिट क्रिएशन क्या है, मनी क्रिएशन किस तरीके से करते हैं। देखिए, द डिपॉजिट्स हेल्ड बाय बैंक्स आर यूज फॉर गिविंग लोन्स। जो भी डिपॉजिट एक डिपॉजिटर, जैसे कि हम एक कॉमन पीपल जाके पैसा जमा कराते हैं बैंक में, तो बैंक क्या करता है, उसको एज अ लोन के तौर पे यूज़ करता है, ठीक है। सो कमर्शियल बैंक ग्रांट लोन टू द बोरोवर बाय ओपनिंग अ डिपॉजिट अकाउंट इन द नेम ऑफ बोरोवर एंड क्रेडिट द लोन अमाउंट इन दिस अकाउंट। यानी कि जिसको भी वो पैसा दे रहा है उसके नाम पे एक अकाउंट खोलता है बैंक, ओपन करता है अकाउंट, डिपॉजिट अकाउंट, और उस अकाउंट में पैसे डाल देता है, ठीक है, जिसको भी ज़रूरत है पैसे लोन देता है, ठीक है। हाउएवर बैंक कैन नॉट यूज़ द होल ऑफ डिपॉजिट फॉर द लेंडिंग, ठीक है। बैंक जो है जितना भी पैसा, मान लीजिए किसी बोरोवर ने अपना सेविंग अकाउंट खुलवाया और उसने उसमें 10 लाख रुपए डाले, तो ऐसा नहीं है बैंक जो है 10 लाख उठा के दूसरे वाले जिसको चाहिए ज़रूरत है लोन के तौर पे 10 लाख के 10 लाख दे देगा, ऐसा नहीं करेगा। बैंक कुछ कैश रिजर्व रखेगा अपने पास, क्योंकि ऐसा सेफ्टी, मान लीजिए जिसने 10 लाख जमा कराए हैं वो थोड़े दिन बाद आ जाए कहे कि हमें मेरे को कम से 10 लाख के मतलब 10 लाख जमा कराया उसमें से मेरे को 10,000 दे दो या 20,000 दे दो, मेरे को ज़रूरत है, ये चेक डाला या उसने ATM से निकाला, तो इस केस में बैंक के पास कुछ पैसा होना तो चाहिए। अगर वो 10 लाख के 10 लाख लोन के तौर पे दे देगा
तो कैसे अपने अपने ऑब्लिगेशन को फुलफिल कर पाएगा कि थोड़े बहुत पैसे जो तुम मांग रहे हो वो दे दूंगा मैं। तो इस वजह से कुछ कैश रिजर्व रखते हैं वो इन केस ऑफ एमरजेंसी ऑल्सो, कि अगर मान लीजिए कहीं पैसा डूब ना जाए तो इसलिए कैश रिजर्व रेशियो रखते हैं अपने पास। ऑल्सो इन केस जब डिपॉजिटर कम आ जाए अपने पास पैसा मांग रहे हैं तो उस केस में भी उसको कुछ दे पाएँ, ठीक है, तो उसके लिए भी रिजर्व रखा जाता है। ये तो सेंट्रल बैंक के रूल्स हैं, ठीक है, तो सारे बैंकों को मानना पड़ता है ये, ठीक है। सो इट इज़ लीगली कंपलसरी फॉर द बैंक, देखो बैंक को लीगल कंपलसरी है टू हैव अ सर्टेन मिनिमम फ्रैक्शन ऑफ देयर डिपॉजिट एज रिजर्व्स, यानी कुछ संभाल के पैसा। रिजर्व का मतलब क्या है, कुछ तिजोरी की में जाके पैसा जमा करके रख दो थोड़ी देर के लिए, ठीक है। तो मिनिमम फ्रैक्शन जो डिपॉजिट है उसका मिनिमम फ्रैक्शन रखो, ठीक है, कुछ परसेंटेज रखो रिजर्व के तौर पे। द फ्रैक्शन इज कॉल्ड द लीगल रिजर्व रेशो और रिजर्व रेशो, ठीक है। इसको लीगल रिजर्व रेशो और रिजर्व रेशो भी कहते हैं। इस एन को अब इग्नोर करना, ये रेशो यहीं तक है, ठीक है, आई विल करेक्ट इट, ठीक है। सो रिजर्व रेशो एंड इट इज़ फिक्स्ड बाय द सेंट्रल बैंक, यानी ये सेंट्रल बैंक जो है ये फिक्स करता है इस रिजर्व रेशो को। सेंट्रल बैंक यानी कि हमारे केस में, इंडिया के केस में आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। तो जितने भी कमर्शियल बैंक्स को उसको फंक्शंस अच्छे प्रॉपरली फंक्शंस करें उसको रेगुलेट कौन करता है, हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। बैंक्स डू नॉट कीप 100% रिजर्व, ऐसा भी नहीं है कि अगर 10 लाख, मान लीजिए मैंने एग्जांपल जो दिया था, अगर 10 लाख रुपए डिपॉजिट किया तो 10 लाख का 10 लाख रिजर्व के तौर पर रख दे, ऐसा भी नहीं कर सकता वो। अगर ऐसा करेगा, करने को तो कर सकता है, बट अगर ऐसा करेगा तो क्या बैंक अर्न कर पाएगा प्रॉफिट, क्या वो लोन दे पाएगा, क्या मनी के अंदर, क्या मार्केट के अंदर मनी का क्रिएशन सर्कुलेशन हो पाएगा, नहीं हो पाएगा ना। इस वजह से पूरा पैसा रिजर्व पे भी रखना होता, ठीक है। रिजर्व अगेंस्ट द डिपॉजिट दे कीप रिजर्व ओनली टू द एक्सटेंट इंडिकेटेड बाय द सेंट्रल बैंक, और कोई भी बैंक देखो रिजर्व नहीं रखना चाहता, वो भी चाहता है कि हम सारा पैसा लोन में घुमाएं और वहाँ से इंटरेस्ट अर्न करें। लेकिन सेंट्रल बैंक का कानून है, सेंट्रल बैंक का लॉ है, रूल है कि पैसे कुछ डिपॉजिट रखना पड़ता है अलग से रिजर्व के तौर पे, ताकि इकोनॉमी स्टेबल की तरह चल पाए और इमरजेंसी ना पाए, कोई इमरजेंसी सिचुएशन ना पाए, ठीक है। इसीलिए सेंट्रल बैंक, कमर्शियल बैंक हमारे रिजर्व रखते हैं। अब एक क्वेश्चन उठ के, जैसे मैंने बताया कि कुछ फ्रैक्शन ऑफ डिपॉजिट एज अ रिजर्व रखना पड़ता है कमर्शियल बैंक को, बट ऐसा क्यों, वाई ओनली फ्रैक्शन ऑफ डिपॉजिट आर केप्ट एज कैश रिजर्व, क्यों कुछ फ्रैक्शन ऑफ डिपॉजिट ही हमें कैश रिजर्व के तौर पर रखना होता है। तो इसका पहला रीज़न है, ऑल द डिपॉजिटर्स डू नॉट अप्रोच द बैंक फॉर विड्रॉल ऑफ मनी एट द सेम टाइम एंड ऑल्सो दे डू नॉट विड्रॉ द एंटायर अमाउंट इन वन गो, यानी कि मान लीजिए किसी ने पैसा जमा कराया है, तो ऐसा नहीं है कि मान लीजिए 50 लोगों ने पैसा अपना डिपॉजिट करा है तो 50 के 50 लोग आके डिपॉजिट विड्रॉ करेंगे, ऐसा तो होगा नहीं। ऐसा तो बहुत कम केसेस में होता है कि कोई बंदा आके अपने पूरा पैसा निकाले। तो जो लोग हैं ना वो रेगुलर बेसिस पे आके विड्रॉ नहीं करते हैं, सेविंग वाले या जो भी है। तो बैंक को ये चीज़ पता है, इस वजह से वो पूरा पैसा रिजर्व के तौर पर रखती है और सिर्फ कुछ फ्रैक्शन ऑफ पैसा ही रिजर्व रखती है, क्योंकि डिपॉजिटर्स हैं रोज़ नहीं आते, ठीक है, बैंक के लिए, और सारा पैसा एक बार नहीं निकालते, धीरे धीरे निकालते हैं। ऑल्सो सेकेंड केस है कि देयर इज़ अ कॉन्स्टेंट फ्लो ऑफ न्यू डिपॉजिट इन द बैंक, और उनको ये चीज़ पता है कि नए लोग आ रहे हैं, डिपॉजिट करे जा रहे हैं पैसा बैंक पे, तो उससे भी हमारा जो रिजर्व है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। इसलिए ना फ्रैक्शन ऑफ रिजर्व ही रखते हैं, ज़्यादा अमाउंट का रिजर्व नहीं रखते। अदरवाइज ना मनी में लोन, मार्केट में लोन नहीं है, आगे नहीं बढ़ पाएगा, और उस वजह से क्या होगा, मार्केट इकॉनमी बूम नहीं करेगी, है ना। अगर लोन ज़्यादा मिलेगा तो ही डेवलपमेंट होगा, तो ही प्रोडक्शन होगा, तो ही बिजनेस इन्वेस्ट कर पाएंगे, ठीक है। तो इस वजह से ज़्यादा रिजर्व भी रखते और ज़्यादा लोन भी नहीं देते। यानी मान लीजिए अगर 100% में से 20% रिजर्व रख सकते हैं, ठीक है, और 80% लोन में दे सकते हैं। ये जस्ट हम एग्जांपल ले रहे हैं, ठीक है। एक्चुअल फिगर्स क्या है वो आपको मैं बताऊंगा कि आरबीआई ने कितना सीआरआर, कितना एसएलआर रखा है जब हम सेंट्रल बैंक वाला टॉपिक को डिस्कस करेंगे। जैसे हमने पढ़ा कि मनी क्रिएशन इस तरीके से होता है, ठीक है। अब हम एक्चुअली में करेंगे मनी क्रिएशन होता कैसे, ये प्रोसेस बताएंगे, मनी क्रिएशन और मनी मल्टीप्लायर क्या होता है, ठीक है। सपोज मान लीजिए इनिशियल और प्राइमरी डिपॉजिट इन बैंक इज़ ₹1000 कि कोई बंदा आया, ठीक है, उसके पास 1000 रुपये थे, उसने 1000 रुपये आके अपने बैंक में जमा करा दिए, डिपॉजिट करा दिए सेविंग अकाउंट में। एंड उस बैंक और सीआरआर जो होता है, कैश रिजर्व रेशियो, जो सेंट्रल बैंक फिक्स करता है कि इतना रिजर्व रखना है, तुम बैंक हो ना, तुम अपने पास इतना रिजर्व रखो। तो सीआरआर जो है 20% फिक्स कर रखा है सेंट्रल बैंक ने। तो 1000 रुपये जो बंदा जमा करके आया, तो फिर बैंक ने क्या किया, 20% उसका रिजर्व के तौर पे जमा कर लिया, तिजोरी में रख दिया।
इट मीन्स बैंक्स आर रिक्वायर्ड टू कीप ओनली ₹200, यानी 1000 का 20% हो गया 200 रुपये। तो 200 रुपये बैंक ने CRR यानी कैश रिजर्व रेशो, ठीक है, उसके तौर पे रख दिया। बचा कितना? 800 रुपये। तो और कैश रिजर्व रेशो, और जो बाकी 800 रुपये बचा ना, वो बैंक ने लोन के तौर पे बोरोवर को दे दिया जिसको ज़रूरत थी, ठीक है ना। ये हमारा पहला स्टेप हो गया, ठीक है। अब ये बोरोवर बंदे ने क्या किया, जो 800 रुपये थे ना, इसने क्या किया, इसमें से कुछ भी कैश के तौर पे खर्च नहीं करा, और वापस क्या करा, उसने क्या किया, आके ये 800 रुपये अपने बैंक अकाउंट में जमा करा दिए, ठीक है। उसने आके अपने बैंक अकाउंट में जमा करा दिया। मान लीजिए उसका बैंक अकाउंट कोई और था, ये मान लीजिए X बैंक अकाउंट था, और इसका Y बैंक अकाउंट था, ठीक है। तो सपोज द बोरोवर डिपॉजिट द एंटायर अमाउंट ऑफ ₹800 इन द बैंक, यानी वही 800 रुपये उसने लाके अपने बैंक अकाउंट में जमा करा दिए। लोन के तौर पे लिया, लेकिन अपने बैंक अकाउंट में 800 रुपये जमा करा दिए, ठीक है। अब वो बैंक क्या करेगा, उसका तो फंडा है हर बैंक का कि कुछ रिजर्व रेशियो रखना पड़ता है, और वो फिक्स कर रखा है सेंट्रल बैंक ने, तो इसने भी 20% ही रिजर्व रखा, ठीक है। तो इसने क्या किया, जो 800 का नया डिपॉजिट आया ना, उसमें से बैंक ने क्या किया, 20% CRR रखा और लैंड कर दिया, यानी 20% का 800 का 20% होगा वो रखा, और बाकी का बचा 640 रुपये। 640 रुपये वापस उसने बोरोवर को दे दिया। तो इस केस में क्या हुआ, देखिए, इस 1000 रुपये से 800 रुपये जो थे वो बोरोवर को मिले, फिर ये 800 रुपये फिर डिपॉजिट हुए, और फिर इसमें से जो बाकी बचे 600 रुपये थे वो अगले बोरोवर को मिले, यानी 2 बोरोवर चेंज हो गए। और मनी का क्रिएशन किस तरीके से हो रहा है कि यहाँ पे मार्केट में ऐड हुआ 1000 रुपये, यहाँ पे ऐड हुआ 800 रुपये, और इस केस में भी सेम होगा। ये 640 वाला जो बंदा होगा अपने बैंक अकाउंट में 640 जमा कराएगा, ठीक है। उस 640 में से बैंक कुछ रिजर्व रखेगा 20% का 640 का, और बाकी का 80% जो होगा 640 का वो बैंक लोन के तौर पे बोरोवर को दे देगा। तो इसका जो भी कुछ अमाउंट होगा वो वापस बोरोवर को देगा, और ये साइकिल चलता रहेगा, ठीक है। तो डिपॉजिट कीप ऑन इंक्रीजिंग, ठीक है, यानी 1000, 800, 640 इस तरीके से मनी क्रिएट हो रही है, वही 1000 रुपये में से क्रिएट हो रही है, ठीक है ना। आपने देखा किस तरीके से, कीप ऑन इंक्रीजिंग इन ईच राउंड बाय 80% ऑफ द लास्ट राउंड डिपॉजिट, यानी हर 20% CRR रख के 80% लोन की तरफ घुमा रहा है बैंक। इसको हम इस तरीके की टेबल से समझते हैं, इससे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे डिपॉजिट का है, कितना बंदे ने डिपॉजिट करा, कितना लोन दिया बैंक ने, और CRR कितना था, मान कैश रिजर्व रेशो 20% था। ये LRR कुछ का मतलब कुछ नहीं है, लीगल रिजर्व रेशो, वो से वही कैश रिजर्व रेशो कहते हैं इसको, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया, इनिशियल डिपॉजिट था 1000 रुपये का, बंदे ने 1000 रुपये ला के जमा करे, ठीक है। बैंक ने क्या करा, 800 रुपये लोन में घुमा दिए और 200 रुपये रिजर्व के तौर पर रख दिए। फिर वापस जो 800 वाला बंदा था जिसको लोन मिला, उसने क्या करा, 800 रुपये वापस डिपॉजिट करा दिए दूसरे बैंक अकाउंट में, ठीक है, या उसी बैंक अकाउंट में, कुछ आगे पीछे हो सकता है, लेकिन ये बता रहा हूँ मैं। ये 800 वाला बंदा आया, अपने बैंक अकाउंट में 800 जमा करा दिया, दूसरा डिपॉजिट हो गया ये, ठीक है। तो बैंक ने क्या करा, इसका जो 80% था 640 रुपये वो लोन के तौर पे घुमा दिया, और 20% 160 रुपये रिजर्व रख लिया। फिर थर्ड राउंड में क्या हुआ, ये 640 वाला बंदा जिसको बैंक ने लोन के तौर पे दिया था, इसने क्या करा, ये 640 को अपने बैंक अकाउंट में जमा करा दिया 640, और इस 640 पे से बैंक ने 512 यानी 80% जो था लोन की तरफ घुमा दिया, और बाकी का 128 रुपये जो कैश रिजर्व था वो रिजर्व की तरफ रख लिया। तो ये साइकिल देखिए चलती रह रही है, ठीक है, ये साइकिल चल रही है, ये चलती रहेगी। कब तक चलती रहेगी, कब तक चलती रहेगी, जब तक ये देखिए ये अमाउंट जो है, एक अमाउंट इस तरीके से आएगा 5000 तक, ये यानी बढ़ता रहेगा 5000 तक, यानी एक टाइम की बात है ना, 640, फिर 500, फिर 200, फिर 100, फिर ऐसे करके ना 0 पे आ जाएंगे ये लोग, ठीक है। 0 पे आ जाएंगे तो उसके बाद तो डिपॉजिट हो नहीं सकता, है ना, उसके बाद तो बैंक कर नहीं सकता लोन। तो ये एक एग्जांपल के तौर पे समझाया गया है, ठीक है। अब इसको हाइपोथेटिकल सिचुएशन लीजिए, कोई रियलिटी नहीं बात कर रहे हैं, लेकिन इसी तरीके से क्रिएशन होता है मनी का। तो ये 1000, ये 800, ये 40, और जो भी अमाउंट आता क्या होगा, ठीक है, उसको हम कैलकुलेट नहीं कर सकते क्योंकि बहुत छोटी अमाउंट आ जाएगी। तो उसको 5000 करा, लेकिन ये 5000 कैसे है मैं अभी आपको बताता हूँ। ये 5000 आया कैसे, मान लीजिए 5000 आया, ठीक है, लोन का अमाउंट आया 4000 रुपये, यानी कितना लोन घुमाए 4000, ठीक है, और रिजर्व रेशो प्लस करके 1000 रुपये। तो यहाँ पे टोटल देखिए, ये 5000 था डिपॉजिट, जिसमें से लोन था 4000 और रिजर्व था 1000, यानी टोटल 5000 रुपये का मनी क्रिएशन हुआ, है ना। 1000 रुपये से 5000 का मनी क्रिएशन हुआ। Banks are able to create a total deposit of ₹5,000 with the initial deposit of just ₹1000. The total deposit became 5 times. देख रहे हो आप, 1000 से सीधा 5 यानी 5 times, ठीक है, of the initial deposit.
दिस इज़ मनी मल्टीप्लायर, इसको हम मनी मल्टीप्लायर कहते हैं, मनी का मल्टीप्लाई होना बैंक के थ्रू। बैंक का देखो प्राइमरी फंक्शन क्या होता है, हर इकोनॉमी क्या चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग बैंक में पैसा जमा कराएं, क्योंकि जब बैंक में लोग पैसा जमा कराते हैं ना तो उससे मनी जो है ना क्रिएशन जो है फास्ट हो जाता है, ठीक है, 10 टाइम्स 5-6 टाइम ऐसे बढ़ जाता है, तो इसको कहते हैं मनी मल्टीप्लायर, इससे मनी जो मल्टीप्लाई होता है। तो मनी मल्टीप्लायर इज़ द नंबर बाय विच टोटल डिपॉजिट्स कैन इंक्रीज ड्यू टू अ गिवन चेंज इन द डिपॉजिट, यानी टोटल डिपॉजिट जो है वो इंक्रीज़ करते हैं, ठीक है। इट इज़ इन्वर्सली रिलेटेड टू CRR, कैश रिजर्व रेशो, यानी कि मनी मल्टीप्लायर जो होता है 1/CRR होता है। CRR इसको 1/ रिजर्व रेशो भी कह सकते हैं, ठीक है। किसी केस में CRR हुआ, किसी केस में SLR हुआ, तो हम CRR ही कंसिडर करेंगे, बट आपको ईजी करने के लिए हम CRR मानते हैं। सो मनी मल्टीप्लायर जो है इज़ द प्रोसेस है बाय विच द कमर्शियल बैंक्स क्रिएट क्रेडिट, क्या कर रहे हैं, मनी मल्टीप्लायर के थ्रू क्रिएट क्रेडिट, ठीक है, बेस्ड ऑन द रिजर्व रेशो एंड इनिशियल डिपॉजिट, यानी इनिशियल डिपॉजिट हमारे केस में 1000 रुपीज़ था, रिजर्व रेशो निकालेंगे किस तरीके, रिजर्व रेशो 20% था, ठीक है, इनिशियल डिपॉजिट 1000 रुपीज़ था, हमारे वाले एग्जांपल के तौर पे देखें, ठीक है। तो मनी मल्टीप्लायर का फॉर्मूला देख लीजिए क्या होता है, 1/ रिजर्व रेशो, 1/ में रिजर्व रेशो, यानी इनवर्स रिलेशन होता है बिटवीन मनी मल्टीप्लायर एंड रिजर्व रेशो, और CRR भी कह सकते हैं इसको, ठीक है। तो एग्जांपल के अगर तौर पे देखा जाए तो रिजर्व रेशो 20% था, जिसको हम सॉल्व करेंगे जैसे 20/100, तो इससे 0 कटा और हमारा है 0.2, तो हमारा रिजर्व रेशो है 0.2, ठीक है। तो मनी मल्टीप्लायर क्या होता है, 1/ रिजर्व रेशो, तो 1/0.2 करेंगे तो ये जब ये पॉइंट हट जाएगा, यहाँ पे 10 0 आ जाएगा और ये 25 जाएगा, तो यहाँ पे देखिए मल्टी मल्टीप्लायर जो है हमारा 5 आया, यानी 5 टाइम्स। तो हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, मतलब हमारा डिपॉजिट था 1000 रुपीज़ और इसका 5 टाइम्स क्या हुआ, 5 × 1000, यानी 5000 रुपये, यानी हमें वो पूरा इस तरीके से देखिए प्लस करने की जरूरत नहीं पड़ी, हम सीधा 1000 से 5000 निकाल सकते हैं बाय मनी मल्टीप्लाई, यानी रिजर्व रेशो के थ्रू हम बता सकते हैं कि कितने टाइम्स मनी मल्टीप्लाई होगा, यानी 5000 रुपीज़ हमारा आया, इसमें से 5000 का 80% होता है 4000 और उसका 20% होता है 1000, ठीक है। तो हम मनी मल्टीप्लायर निकालना सीख गए। इसका सिग्निफिकेंस क्या होता है मनी मल्टीप्लायर का, इट सिग्निफाइज दैट फॉर एवरी यूनिट ऑफ मनी कैप्ट रिजर्व्स, जितना भी यूनिट मनी कैप्ट रिजर्व है, बैंक्स आर एबल टू क्रिएट 5 यूनिट्स ऑफ मनी, ठीक है, यानी 1 यूनिट के बदले उन्होंने 1 यूनिट मनी के साथ उन्होंने 5 यूनिट क्रिएट करा, यानी कि बैंक का पर्पस देखो यही होता है। अगर जिस इकॉनमी में ऑनलाइन ट्रांजेक्शन ज़्यादा अच्छी होती है ना, ज़्यादा बैंक पे निर्भर होती है, वो इकॉनमी बहुत अच्छी चलती है, क्योंकि 1 रुपये का 5 रुपये हो रहा है, ठीक है। द वैल्यू ऑफ मनी मल्टीप्लायर इज डिटरमाइंड बाय रिजर्व रेशो, ठीक है, ये डिटरमाइन कौन करता है, रिजर्व रेशो, यानी बैंक कितना रिजर्व रेशो रखता है। मान लीजिए अगर ये 20% ना होके 50% होता तो क्या होता, इसको 50 का क्या लिखते हैं हम, 50 को क्या लिखते हैं, 50% को लिखते हैं हम 0.5, और जब हम मल्टी मल्टीप्लायर निकालेंगे 0.5 का तो 1/0.5 क्या आएगा, इसको यहाँ करा, यह है हमारा 10/5 और ये हमारा 2, यानी मनी सिर्फ 2 टाइम बढ़ती, 2 टाइम्स, बट यहाँ पे 5 टाइम्स बन रही है, यानी कि जितना रिजर्व रेशो ज़्यादा बड़ा होगा ना उतना हमारा मनी मल्टीप्लायर ना लेस होगा, और जितना हमारा रिजर्व रेशो कम होगा ना उतना हमारा मनी मल्टीप्लायर ना ज़्यादा होगा। यानी कि अगर ज़्यादा रिजर्व रखेंगे ना बैंक तो ज़्यादा पैसा मनी मल्टीप्लाई नहीं होगा, और अगर ज़्यादा पैसा लोन में घुमाएंगे ना बैंक, या ज़्यादा परसेंटेज ऑफ पैसा लोन में घुमाएगा तो मनी ज़्यादा अच्छे से इकॉनमी चलेगी, है ना, इकॉनमी बूम करेगी, यानी मार्केट इकॉनमी में मनी की जो है मल्टीप्लिकेशन वो ज़्यादा अच्छे से होगी। यही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी है, द वैल्यू ऑफ मनी मल्टीप्लायर इज डिटरमाइंड बाय द रिजर्व रेशो, हायर द रिजर्व रेशो लोअर द वैल्यू ऑफ मनी मल्टीप्लायर और वाइस वर्सा, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में हमने मनी मल्टीप्लायर, मनी क्रिएशन, क्रेडिट क्रिएशन के बारे में डिस्कस किया, ठीक है। इससे नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट सेंट्रल बैंक एंड इट्स फंक्शन, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, ठीक है। सो आप अच्छे से रहिए, अच्छे से वीडियो देखते रहिए, ठीक है, हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, और वीडियो में बने रहने के लिए थैंक यू सो मच गाइस।